दोस्तों गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज के इस पावर ग्रीन टी शो विद अनूप गुप्ता शो में। और आज मैं आपको एक ऐसे कपल से मिलाने जा रहा हूं जिनके लिए बहुत सारी बधाइयां हमारे पास है। सबसे पहले तो उन्होंने संग संग जीवन के 32 साल गुजारे हैं। कल ही उनका मैरिज एनिवर्सरी था। 2 दिन 2 दिन पहले थैंक यू। मैम का 2 दिन पहले मैम का बर्थडे भी था। और सबसे बड़ी बात कि अभी वो हमारे बीच ब्रांड न्यू प्लैटिनम बन के आए हैं और जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं। प्रदीप सर एंड सुहासिनी मैम। मुझे याद है कि मैं पहली बार जब जमशेदपुर गया था और सुहासिनी मैम ने, मैं पहली बार जब उनसे मिला था, उन्होंने एक ही लाइन बोली थी कि सर मैं ये बिजनेस करना चाहती हूँ। हमने कहा करिए, दिक्कत कहाँ है? बोली आपका सपोर्ट चाहिए। हमने कहा चलिए, हर महीने में आपको कम से कम एक दिन के लिए जमशेदपुर जरूर आऊंगा। और तब का दिन है। और अभी कोरोना पीरियड के पहले तक मैं हर महीने एक दिन के लिए जरूर जाता हूं। और उन्होंने भी जबरदस्त बिजनेस बनाया है दोस्तों। बहुत बड़ी टीम बनाई है, बहुत फायरिंग लीडर्स है उनकी टीम में। तो मिलवाना चाहते हैं एक ऐसे शख्स जो प्रदीप सर, जिनको 38 साल हो गए, बैंक ऑफ इंडिया में वो मैनेजर हैं। और मैम जो है हाउसवाइफ होते हुए भी एक बहुत अच्छी चीज, उनकी एक बड़ी अच्छी चीज है कि बहुत कर्मठ लेडी है। उनके अंदर जुझारूपन है, जीतने का जज्बा है, हौसला है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो आइए दोस्तों मिलते हैं और उनसे ही उनकी कहानी सुनते हैं। सुहासिनी मैम एंड प्रदीप सर, वेलकम सर। मेरा नाम पीएन सहाय है। मैं वर्तमान में अभी बैंक ऑफ इंडिया में चीफ मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। क्या और बात मैं सुभाषिनी सहाय का बेटर हाफ हूँ। पिछले 32 साल से हम लोगों ने एक सुखद जिंदगी गुजारी है। और आई एम थैंकफुल टू हर कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है इन 32 सालों में। मुझे हर रूप में, एज ए हाउस वाइफ, एज ए फ्रेंड, और काफ़ी इनका सपोर्ट रहा है। और जहाँ तक शुरू के समय में ये तो परिवार को लेकर काफ़ी बिजी रही, हमारे बच्चों को अपब्रिंगिंग के लिए। लेकिन इनके मन में हमेशा एक तमन्ना रही कि मैं अपने बल पर कुछ करूं। और मुझे भी ये अच्छा लगा कि इनके पास एक जज्बा है कुछ काम करने का, कुछ कर दिखाने का। और मैंने इन्हें मोरल सपोर्ट भी किया है। मोदी केयर के में जब से ये जुड़ी हुई हैं, हम लोग मैंने पूरे मोदी केयर के ही हो गए हैं। हमारे घर में सारा मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज होता है। और जहाँ तक प्रोडक्ट की बात है, ये लाजवाब है क्वालिटी वाइज एंड प्राइस वाइज। इस कमाल का प्रोडक्ट है मोदी केयर का। वैसे मोदी को मैं ग्रुप को तो मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। मुझे याद है कि जब मैं बैंक में शुरू में बैंक में था, तो मोदी का ही हम लोग जेरोक्स फोटो स्टेट मशीन यूज किया करते थे। फिर मोदी कॉन्टिनेंटल टायर हुआ। तो ये सब तो बहुत पहले की बात है। लेकिन मोदी केयर प्रोडक्ट को पिछले हम लोगों ने 2 साल से जाना है, जब से मेरी मिसेज ने इसे ज्वाइन किया है। और हालांकि मेरा बहुत बिजी रहता है, क्योंकि बैंक में आप लोग को पता ही है कि कितना बैंक का स्ट्रेस वाला काम है। तो मैं फिजिकली तो इन्हें सपोर्ट नहीं कर पाता हूँ, बट मोरली मेरा हमेशा सपोर्ट रहता है इनको। और होपफुली आफ्टर रिटायरमेंट मैं इन्हें मैं और अच्छी तरह से इनके साथ जुड़ पाऊंगा। और आगे के लिए मैं अपने मिसेस को दे रहा हूँ, वो आगे। थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम, गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। सर, और मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग के वजह से ही मैं इस बिजनेस में आई। और उसके अलावा मैं अपने ग्रेट अपलाइन राजेश सर, मनीषा कंचन मैम, और राजेश रवि रस्तोगी सर, रोशी मैम, और खासकर विशेषकर हमारी माँ, गुरु माँ सुरेखा भार्गव, एंड मोदी केयर के जननी गॉडफादर समीर मोदी का मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने मोदी केयर जैसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया। जहाँ तक मैं अपनी बचपन की बात बोलूँ तो मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ है। मैं अपने सारी परवरिश मेरी यही हुई है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ मेरी यही हुई है। तो जब हम लोग का जो परिवार था, मेरे माँ पापा और हम लोग 2 छोटी बहनें, दोनों बहनें साथ रहती थी। पापा टिस्को में ऑफिसर थे। लेकिन मैंने देखा
बचपन से कि पापा हमेशा अपने लाइफ में व्यस्त रहते थे, उन्हें कभी मैंने फुर्सत में नहीं देखा। तो उनकी वजह से क्या होता था कि मैं कभी उनसे खुल नहीं पाई। वो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी थे, तो मुझे हमेशा डर लगा रहता था, मैं बहुत कम बात करती थी। जहाँ तक माँ का सवाल है, तो माँ मुझे पूरा सपोर्ट करती थी। तो बचपन की पढ़ाई तो सामने ही हमारा किस्को का स्कूल था जहाँ मैंने पढ़ा तब क्लास 7 तक। उसके बाद क्लास 8 के लिए मुझे शहर में ही कम से कम 8 से 9 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल था जहाँ मुझे जाना पड़ता था। लेकिन उस समय बसें नहीं चलती थी, प्राइवेट बस नहीं थी, सरकारी बसें चलती थी, लेकिन बस का सर्विस अच्छा नहीं था। अक्सर ऐसा होता था कि मुझे पैदल आना जाना पड़ता था। सिर्फ मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ बहुत सारे हमारी फ्रेंड्स लोग पैदल जाते थे, आते थे। अभी जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इतना दूर कैसे जाती थी, बड़ा असंभव सा लगता है। लेकिन ठीक है, फिर उसी तरीके से स्कूल पास किया, फिर कॉलेज में एडमिशन लिया। जब मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, और मैं वहाँ के जमशेदपुर में बीएमएस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था। जब मैं आईएससी में थी, तो हमारे सर ने एक बार बताया कि कल प्लेटिनम वायर से प्रैक्टिकल था। उन्होंने बोला कि आप लोग सब कल प्लेटिनम वायर लेके आएंगे, नहीं तो आप लोग को लैब में एंट्री नहीं मिलेगी। मैं घर आई, मुझे डर लग रहा था कि पापा से कैसे बोलूं। फिर भी मैंने पापा से बोला कि पापा मुझे प्लेटिनम वायर चाहिए। पापा चूंकि बिजी रहते थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगले सप्ताह आ जाएगा। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बोलूं कि नहीं मुझे कल चाहिए। मैं चुप हो गई। दूसरे दिन कॉलेज गई, जिसका मुझे डर था। मुझे कॉलेज में एंट्री नहीं मिली क्लास में। सब लोग, मेरी फ्रेंड लोग लैब में अपना प्रैक्टिकल कर रहे थे, मैं बाहर खड़ी थी, मेरे आंख से आंसू ढर रहे थे। तो मैं बहुत मायूस बाहर खड़ी थी। तब और एक फ्रेंड थी जिसका नाम जयश्री था, वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बोला कि क्या बात है सुभाषिनी, तुम क्यों रो रही हो? तो मैंने कहा कि ऐसी सी बात है, मैं क्लास में जा नहीं पा रही हूँ, मेरे पापा ने बोला है कि नेक्स्ट वीक मैं खरीद कर दूंगा। तो बोली कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ, खरीदवा दूंगी। और उसके साथ मैं पहली बार कॉलेज से बाहर निकली। निकलने के बाद मैंने खरीदा, उन्होंने अपने पैसे से मुझे खरीद कर दिया, बाद में मैं उन्हें पैसा दे दी। लेकिन पता नहीं उस दिन क्या दिन था कि मेरे में इतनी हिम्मत आ गई, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं अपने बलबूते पे कर सकती हूँ। जब तक कि उसके पहले मैं बहुत शाय थी, मैं बहुत कम बातें करती थी, मुझे सबसे बात करने में बहुत डर लगता था। लेकिन उस दिन पता नहीं मेरे में क्या हुआ कि मैं एकदम से अपने आप को लगने लगा कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। फिर उस दिन के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं पापा को किसी काम के लिए बोली। मैं हमेशा कॉलेज आती जाती थी, अपना उतर के मार्केट में गई, जो भी सामान खरीदना है, जो प्रैक्टिकल के लिए, मैं बायो स्टूडेंट रही हूँ तो काफी जरूरत पड़ता था कुछ ना कुछ, तो मैं खरीद के घर आती थी और अपना काम कर लेती थी। इसी तरीके से पास करते हुए बीएससी पहुंच गई। बीएससी करने के बाद हमारे शहर में जो कॉलेज था एमएससी के लिए, काफी दूर था, जहाँ आने जाने की सुविधा नहीं थी। तो मैं जा नहीं पाई और शहर से बाहर जाना पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैं जस्ट बीएससी करके बैठ गई। उसी समय क्योंकि मुझे टीचिंग का बहुत शौक है, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ पे हमारे शहर में एक रामकृष्ण मिशन का स्कूल था जिसका नाम था सिस्टर निवेदिता गर्ल्स हाई स्कूल। मैंने वहाँ अप्लाई किया और मेरी वहाँ सर्विस हो गई, मैंने ज्वाइन कर लिया। और जबकि वहाँ मुझे इनकम बहुत कम था, मुझे सिर्फ 500, ये मेरी मैं बता रही हूँ, ये घटना मैं 1982 की बता रही हूँ। मेरे मुझे सिर्फ 500 रुपये मिले थे, लेकिन मैं बहुत खुश थी। मुझे लग रहा था कि मैंने पूरा जग जीत लिया है। मुझे लगा मैंने पैसे कमाए हैं, मैं अपने बलबूते पे कमाई हूँ। और मुझे खासकर बच्चों से बहुत प्यार है, तो मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों के साथ रहना मुझे बहुत पसंद है, उनकी कहानियां सुनना, उनसे गप करना। तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। अचानक फिर 1988 में मेरी शादी हुई, वो भी लोकल शादी हुई, और इसी शहर में हुई। मेरे हस्बैंड बैंक में जॉब कर रहे थे। यहाँ जब आई तो यहाँ भी छोटा परिवार था, मेरे सास ससुर और मेरी ननद थी। सब कुछ ठीक था, सासू बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक बात थी कि मेरे ससुर इतना ज्यादा प्यार करते थे कि उन्हें उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि मैं घर से बाहर जाऊं। उन्हें लगता था कि मेरे पास रहे, मेरा ही सारा काम करे। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। हमेशा दिल में एक ही बात लगती थी कि मुझे कुछ करना है, लेकिन डर के मारे मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। फिर क्या हुआ, मेरी बड़ी बेटी हुई, 6 साल बाद में छोटी बेटी हुई। मैं दोनों को संभालने में लगी रही। घर में फुर्सत कम मिलने लगा क्योंकि इकलौती बहू थी। बीच में ननद की शादी भी हुई, और मेरी छोटी बहन, उसकी भी शादी रांची में हो गई। मम्मी पापा भी यहाँ अकेले हो गए।
तो मेरे पर दोहरी जिम्मेदारी हो गई, मैं कभी इधर देखती थी कभी उधर देखती थी। फिर क्या हुआ कि दोनों बेटियां बड़ी हो रही थी, अचानक क्या हुआ कि मेरी बेटी, जब छोटी वाली बेटी मात्र 1.5 साल की थी, कि मेरी मदर इन लॉ को पैरालिसिस अटैक हो गया और पूरा लेफ्ट साइड उनका ये गड़बड़ा गया, कुछ बोल नहीं पा रही, पूरा हाथ पैर एकदम सुन्न हो गया था। उस समय काफी परेशानी हुई, बेटी छोटी गोद में थी, बड़ी बेटी भी 6 साल की थी, तो काफी दिक्कत मुझे झेलना पड़ा, हॉस्पिटल घर, फिर घर आई तो काफी मतलब सेवा में लग गई। 1 साल भी नहीं हुआ कि नेक्स्ट ईयर उनको दूसरे पार्ट में पैरालिसिस मार गया, फिर वो बेड पर आ गई। ये सब चल ही रहा था, सास धीरे धीरे सेवा करते के सुधर ही रही थी। तब तक मेरे ससुर जो थे उनका किडनी का प्रॉब्लम आ गया, वो बेड पर आ गए, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, फिर उनके सेवा में लगी। इसी तरह हम लोगों ने बहुत कोशिश की, डॉक्टरों से मिला, लेकिन उन्हें मैं बचा नहीं पाई, वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद घर का माहौल बहुत खराब हो गया था, मेरी सासू माँ हमेशा दुखी रहती थी, मेरे बच्चे छोटे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस माहौल में क्या करूं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर अचानक मेरे जीवन में एमवे आया। मुझे ऐसा लगता था कि बच्चे छोटे हैं, मेरी सासू माँ है, मेरे मम्मी पापा, उनको भी देखना है, तो मैं जॉब करना पसंद नहीं की, क्योंकि जॉब में एक टाइम बॉन्डिंग होता है, जाओ टाइम पे बाद छुट्टी नहीं मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ऐसा काम करूं जो घर को देखते हुए अपने हिसाब से मैं कर सकूं। उसी समय मुझे नेटवर्किंग का कोई भी आइडिया नहीं था, और जब एमबी मेरी लाइफ में आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि नहीं, यहाँ कुछ कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड को भी पसंद आया था, हम लोग दोनों ने मिलकर शुरू किया, लेकिन प्रोडक्ट इतने महंगे थे कि एक बार लेने के बाद कोई लेना नहीं चाहता था। और दूसरी बात, इसका जो बिजनेस ये था, वो आप लोग जानते ही है कि हर महीने में जीरो हो जाता था, फिर से शुरुआत करनी पड़ती थी। तो पता नहीं, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, और इसी बीच मुझे भी कुछ यूट्रस की प्रॉब्लम हो गई और मेरा एक मेजर ऑपरेशन हो गया, जिसकी वजह से मेरे से 4-5 महीने का मुझे बेड रेस्ट हो गया। तब तक मेरा एमबीए भी छूट गया। फिर उसी समय मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया, वो चले गए बुंडू। बुंडू एक रूरल एरिया में दे दिया गया था, जहाँ मैं फैमिली लेके जा नहीं सकती थी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ कि मेरी दोनों बेटियां छोटी थी, सासू माँ थी, उधर मेरे मम्मी पापा, मम्मी का भी एक ऐसा हाल था कि उनको अस्थमा का प्रॉब्लम था, तो हमेशा वो तबीयत ही खराब रहती थी उनकी, तो वहां भी देखना पड़ता था। मेरी बहन चूंकि रांची में रहती थी, तो वो आती थी बेचारी, आके यहाँ रहती भी थी। बहुत बार ऐसा हुआ कि 2 महीना 4 महीना रही, लेकिन कितना वो घर छोड़ के अपना रहेगी, तो मुझे ही देखना पड़ता था, क्योंकि लोकल मैं थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये काफी दिन वहां बुंडू में रहे। इसी बीच मेरी बड़ी वाली बेटियां 10th पास कर गई, उसके बाद छोटी वाली बेटी भी पढ़ाई कर रही थी। फिर मेरे हस्बैंड का रांची ट्रांसफर हो गया। मैंने ऐसा हो रहा था बार बार कि हम लोग दूर ही रह पा रहे थे, रह ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद दोनों बेटियां बड़ी हुई, उन लोग का यहाँ क्लास 10 तक पास की, तो बड़ी वाली बेटी चली गई मुंबई, वहाँ मास कम्युनिकेशन कर रही थी, वहां चली गई। और मेरे हस्बैंड 1 साल के लिए आए थे, फिर इनका ट्रांसफर कोलकाता हो गया, ये कोलकाता चले गए। और छोटी वाली बेटी का भी कोलकाता में एडमिशन हो गया। अब ऐसा हो गया कि मेरे लिए 5 घर हो गया, एक मुंबई, एक कोलकाता में जहाँ मेरे हस्बैंड रहते थे, छोटी वाली बेटी जहाँ रहती थी, मम्मी पापा का घर, फिर मेरा अपना घर। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे एडजस्ट करूं, क्या करूं, कैसे करूं। हमेशा लगता था कि कैसे लोग का हेल्प करूं। खर्चे भी बढ़ गए थे, क्योंकि 5 घर हो गया तो खर्चे काफी बढ़ गए थे, जबकि मेरे हस्बैंड का अच्छा ही उनका इनकम था, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगने लगा कि ये तो बहुत कम पड़ रहा है, मैं सबके लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ, अपने मम्मी पापा का ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, सासू माँ का ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, अपने बच्चों का सपने को पूरा नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे फिर ऐसा लगने लगा कि मन के किसी कोने में ऐसा भाव उठने लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना है। मुझे इतनी तकलीफ होने के बावजूद, सब देखने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ करना है। उसी समय 2015 की बात है कि मेरी मम्मी गिर गई, उनका कमर का बॉल टूट गया, अब वो टोटल बेड पर आ गई। जब ऐसा हो गया तो एक परेशानी फिर बढ़ गई। तभी उसी समय मेरी बहन रांची से आई, काफी वो 5-6 महीना यहाँ रही थी। उसके बाद कितना दिन वो रहती, चली गई। उसके बाद मुझे फिर देखना पड़ा। अब यहाँ सासू माँ, उसी समय मेरी सासू माँ का हाथ टूट गया। इतना बड़ा प्रॉब्लम आया था कि मैं कैसे देखूं, उधर देखूं किधर देखूं। तो फिर यहाँ मेड रखा गया, वहां भी मेड रखा गया, मेड भी जल्दी मिलती नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। उसी समय 2 नेटवर्किंग मुझे मिला करने के लिए, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आया, बाइनरी सिस्टम था, और मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो मैंने उसे भी छोड़ दिया। फिर सब करते करते अब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं कैसे दोनों घर संभाल पा रही थी। करते हुए मैं फिर मेरे लाइफ में इंश्योरेंस आया। मेरे हस्बैंड कोलकाता में थे, मैंने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन कर लिया। मुझे लगा कि इसमें मुझे बाहर जाना नहीं पड़ेगा,
यहाँ बैठे बैठे मैं फोन घुमाऊंगी और मेरा काम बन जाएगा। लेकिन ये मेरा गलतफहमी था कि मैं ऐसा जो सोच रही थी पूरा ही गलत था। यहाँ भी दौड़ धूप करना पड़ता था और उल्टा ऐसा हुआ कि लोग मुझसे नजरें चुराने लगे, मुझसे बात करना बंद कर दिए, फोन नहीं उठाते थे, मेरे रिश्ते खराब होने लगे। तो मैंने इंश्योरेंस को भी छोड़ दिया, फिर मैं घर में बैठ गई। तभी उसी समय की बात है कि मेरी बहन मेरे बहनोई जो है वो मोदी केयर से जुड़े हुए थे, वो और मेरे मनोज सर और श्याम सर अचानक एक दिन रांची से जमशेदपुर आए। आने के बाद उन्होंने मुझे मोदी केयर का डेमो दिखाया। पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि अरे ये तो बड़ा मतलब क्या बोले, जिसे हम लोग मैजिक बोलते हैं, मुझे मैजिक लगा और मुझे लगा कि नहीं इसमें कुछ हो सकता है, इसमें कुछ फ्यूचर है, मैं करूंगी। अब मैंने उसी समय श्याम सर को बोला, श्याम सर प्लीज मुझे डेमो किट दीजिए, मुझे करना है। फिर मैं दूसरी बार जब श्याम सर आए तो डेमो किट ला के मुझे दिए थे और मैं उठी सीधे सीधे, मेरी एक फ्रेंड है रजनी थपियाल जो अभी जस्ट डायरेक्टर बनी है, तो मैं उसके घर पहुंच गई। मुझे कुछ आता ही नहीं था, मैंने गलत सलत पता नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं मैंने क्या डाला क्या किया, लेकिन थैंक्स कि वो खुश हो गई और वो ज्वाइन कर ली मुझे। तो मेरा हिम्मत बढ़ गया, मुझे लगा कि नहीं अब मैं कर सकती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे मैं करने लगी। फिर श्याम सर आए दोबारा, फिर अनूप सर आने लगे। अनूप सर ने जैसा भी आपको बताया कि उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं हर महीने आऊंगा, तो एक मुझे मेंटल सपोर्ट मिलने लगा, सर लोग आने लगे। जबकि यहाँ पे उतनी मीटिंग होती नहीं थी और मैं जस्ट बिजनेस को भी नहीं समझ पाई थी। मुझे सिर्फ यही समझ में आया था कि मुझे प्रोडक्ट खरीदना है, लॉयल्टी करना है, लॉयल्टी करने से ये हमें 3 महीने का जो फ्री मिलता है कूपन, बस उतना ही जानती थी। और हल्का फुल्का बिजनेस का बस कि हाँ ये एलपीवी मिलेगा, कार फंड मिलेगा, हाउस फंड मिलेगा, बस कैसे करना है, कैसे लेख बनाना है, कुछ समझ में नहीं आता था। जब सर आने लगे, बताने लगे, तो धीरे धीरे मुझे ये बिजनेस समझ में आने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि परिस्थिति घर की देखा जाए तो वैसे की वैसी बनी, अभी भी बनी हुई है। लेकिन जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया तो मुझ में पता नहीं कहाँ से इतनी पॉजिटिविटी आ गई कि लगने लगा कि सब कुछ परिस्थिति प्रतिकूल होने के बावजूद भी, क्योंकि मन में इतनी पॉजिटिविटी थी कि लगा कि सब काम आसान हो गया है। मुझे लगने लगा कि नहीं मैं सब कर सकती हूँ और मैंने करना भी शुरू किया। उधर मम्मी पापा को भी देख बात को लेके मेरा बाहर निकलना नहीं पसंद आता, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज किया। मैंने हमेशा सोचा कि नहीं मैं अगर बाहर निकली तो मुझे सारा कुछ करके जाना है, घर के लिए चाहे मम्मी पापा के लिए जो भी है सारा करती थी, बाहर जाती थी, करने लगी। धीरे धीरे मेरा ये बिजनेस, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं अकेले यहाँ आई थी, कैसे मेरे साथ लोग जुड़े, कैसे काम शुरू हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, समाज के लोग जानते हैं आप लोग कि कैसे उन लोग ताने देने लगते हैं। सब लोग अगल बगल के बहुत सारे लोग मुझे देखते थे, डेमो किट लेके जाते थे तो लोग बोलते थे कि देखो इनके हस्बैंड मैनेजर है, इनको क्या कमी है, बैंक में काम करते हैं, इसके बावजूद भी ये साबुन और तेल बेचने जा रही है। लेकिन मैंने अपने कानों को बंद कर लिया था। मुझे समझ में आ गया था कि मुझे मोदी केयर में कुछ न मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। तो एक स्टोरी है जिसके द्वारा मैं बहुत मतलब उससे इंस्पायर हुई थी, उस मैं स्टोरी को शेयर करना चाहती हूँ। कि एक बार एक पिता और पुत्र, बाप और बेटा, एक घोड़े पर लोग बाहर जा रहे थे, किसी गांव से क्रॉस कर रहे थे। दोनों घोड़े पे चढ़े हुए थे। अचानक गांव के कुछ लोग उन लोग देखा और उन लोगों ने बोला कि कितना निर्दयी दोनों बाप बेटा है कि एक निरीह जानवर पे चढ़ के लोग जा रहे हैं, जरा भी लोग को दया नहीं आती है। तो उनके फादर को खराब लगा, तो बाप उतर गया घोड़े से, तो बेटा चढ़ के जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद कुछ लोग और मिले, उन लोगों ने कहा कि देखो तो बूढ़ा बाप पैदल जा रहा है, बेटा घोड़े पर जा रहा है। तो फिर बेटा उतर गया, फिर बाप चढ़ गया घोड़े पर। कुछ दूर जाने के बाद किसी ने कहा कि देखो तो मैंने बाप बूढ़ा है, वो पैदल जा रहा है, बेटा ऊपर चढ़ा हुआ। कहने का मतलब आगे जब बढ़े तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे तो दोनों क्या उतर गए घोड़े से, अब घोड़ा खाली जा रहा है, दोनों पैदल जा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने बोला कितना बेवकूफ है लोग, घोड़ा होते पैदल जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लोगों का काम कहना, जो गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, एकदम सही बात है। तरह तरह के लोग दुनिया में मिलेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे, लेकिन हमें वो काम करना है जो मुझे अच्छा लगता है, जिससे मुझे मेरा फ्यूचर है, जिससे मुझे मैं क्या बताऊं कि जो मुझे दिल को भाए और क्या जहाँ मेरे बात, घर वाले को भाए, क्या बस वही बात, मुझे बहुत करना बढ़िया, है। बहुत बढ़िया, तो फिर वेरी मैं गुड। इस बिजनेस में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं कर ही रही थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके मैं इसमें बढ़ती गई। मेरे हस्बैंड उस समय कोलकाता में थे, तो उन्हें जब पता चला कि मैं मोदी केयर ज्वाइन की हूँ, तो उन्होंने फिर कहा कि फिर तुम एक दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। तो मैंने बोला कि नहीं, आप आके देखिए तो सही, कितना अच्छा प्रोडक्ट है।
फिर ये जब यहाँ आए तो उन्हें जब प्रोडक्ट को यूज किया तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, बोले ठीक है तुम इसमें करो। तो मैं इसमें धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि कभी ऐसा होता था कि मैं भी निराश हो जाती थी, कभी लगता था काम नहीं हो रहा है, लेकिन सर लोगों से बात करते हुए, अनूप सर से, श्याम सर से बातें करके मैं हमेशा पॉजिटिव रहती थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि ठीक है, मोदी केयर का प्लेटफॉर्म तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ मुझे सिर्फ पैसे ही नहीं मिलते हैं, यहाँ आपको मान सम्मान मिलता है, रिश्ते बनते हैं, स्किल डेवलपमेंट होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, बहुत कुछ मिलता है। और खासकर औरतों के लिए तो प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हर औरतें, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, ऐसे तो सभी के लिए है, लेकिन खासकर मैं औरतों के लिए बोलना चाहती हूँ कि औरतें यहाँ बहुत सेफली अच्छे से इस काम को कर सकती हैं। और खासकर मैं अपनी उम्र के लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत से लोग अब इस उम्र में अपने आप को एक साइकिल में जीना शुरू कर दिए हैं, उनके बेटे बच्चों की शादी हो गई है, वो लोग अपने लाइफ से निराश हो चुके हैं, लाइफ को काट रहे हैं किसी तरीके से, उनके लाइफ में कोई भी पर्पस नहीं है। वहीं मैं कहूंगी तो मेरा लाइफ अभी शुरू हुआ है। मैं इसे क्या बताऊं, मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझसे इंस्पायर हो कि इस उम्र का कोई भी मतलब नहीं होता है, एज फैक्टर कुछ भी काम नहीं करता। अगर आपके मन में चाह है, अगर आपके लाइफ में कोई पर्पस है, आपके लाइफ में अगर मतलब जीने की कोई वजह है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और वो मैंने जीने की वजह ढूंढ लिया है। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और वो जो कहावत है ना कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर कुछ पाने की जिद है तो परिस्थितियां मुझे हटा नहीं सकती। मैंने इस चीज को एकदम अपनी गांठ बांध के रख लिया है। मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। इसी तरीके से मैं कर रही हूँ। खासकर मैं देखती हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आपको तो क्या जरूरत है करने का। तो मैं एक पहलू ढूंढा है कि लोग जब मुझे बोलते हैं कि मोदी केयर क्यों करते हैं, आपको क्या फायदा, आपको पैसे की कमी है क्या, तो मैं बोलती कि नहीं, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं, मैं सेवा कर रही हूँ। तो सेवा कैसे हो सकती है? तो मैंने बताया कि ये तो अवेयरनेस प्रोग्राम है। क्योंकि आप लोग जो भी मार्केट का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसमें कितना केमिकल्स है, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ। मैं कुछ बेचने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ अपना क्या बोलूं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने जो प्रोडक्ट यूज किया है, मुझे जो उसमें प्रोडक्ट में जो खासियत नजर आई, जो बेनिफिट नजर आया, मैं सिर्फ उसको बताती हूँ। और तूने प्रभु कृपा से मैं देख रही हूँ कि लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मैं धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ रही हूँ। और मैं जहाँ बोलूँ कि मुझे अगर मोदी केयर में जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई भी नेटवर्किंग में, जब तक कि सबका सहारा नहीं होता है, एक टीम नहीं बनती, तब तक कहीं कोई काम नहीं होता है। यहाँ सबसे बड़े मैं अपने अनूप सर, जो मेरे महागुरु, मेंटर, क्या क्या बोलूं उनके बारे में, जो भी शब्द बोलूंगी सब कम पड़ जाएगा। उनका सपोर्ट पूरा पूरा रहा है। वो हमेशा मुझे इंस्पायर करते रहे, बताते रहे। मैं जब भी बोली, ऐसे मैं पहले ही बोलती हूँ, मैं थोड़ा डरती हूँ उनसे, लेकिन फिर भी मैं जब भी उनसे कुछ भी पूछती हूँ, मुझे बताते हैं, मुझे अच्छा लगता है। अब तो लॉकडाउन हो गया, अब तो लॉकडाउन होने की वजह से खास बात हो गई कि हम लोग का जो जूम मीटिंग होने लगा, जिसकी वजह से हम लोग एक साथ जुड़ने लगे। पहले तो हम लोग मिल नहीं पाते थे, कभी कभार मिले मीटिंग में, कभी समय मिला नहीं मिला, बहुत लोगों को बोला आइए मीटिंग में, तो नहीं टाइम नहीं है। लेकिन अब जूम मीटिंग होने की वजह से ये फायदा हुआ कि लोग इसमें आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, हम लोग एक साथ एक जगह कनेक्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से बिजनेस भी काफी अच्छा भाग रहा है। और जहां तक मैं अपने अपलाइन, खासकर अपने भाई श्याम सर और अल्पना मैम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे मेंटली फिजिकली हमेशा सपोर्ट किया। अल्पना मैम जब यहाँ जमशेदपुर आई थी तो उन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, जिसके वजह से हमारा बिजनेस यहाँ काफी बढ़ा। जबकि मैम बोली थी कि मैं दोबारा आऊंगी, लेकिन वो ऐसा हो गया कि वो नहीं आ पाई। और श्याम सर तो इतने हम्बल कि मैं उन्हें इतना तंग करती हूँ, कुछ भी पूछना होता है, रात हो दिन हो, मैं फोन घुमाती और पूछती हूँ। लेकिन आज तक मैंने उनके चेहरे पे कभी भी कोई सिक्कन नहीं देखा। वो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए हमारे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाते हैं। तो उसके बाद अब क्या हुआ कि जहां तक मैं अपने ग्रो लाइन के बारे में बात करूं, तो मेरे ग्रो लाइन जो है, मैं बोलूंगी कि मेरे हीरे मोती नगीने, जितना बोल दिया जाए वो कम है। क्या कि मैं अपने ग्रो लाइन को बहुत प्यार करती हूँ। मेरे ग्रो लाइन में खासकर सरस्वती मैम, जिनको सर बोलते हैं, झांसी की रानी, रंजीता मैम, संगीता मैम, अमरदीप मैम, सुमन मैम, इंदू मैम, रजनी मैम, विनीता मैम,
वंदना मैम, जूली मैम, ऋषि सर, रवि सर, बहुत ऐसे ऐसे लोग मेरे टीम में हैं जो कि बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही कर्मठ है। और मैं जो भी बात बोलती हूँ उस बात को सुनते हैं, मानते, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। लगता है कि नहीं, ये लोग हैं। फिर एक अभी मीना अग्रवाल, काफी मतलब कम समय में 3 महीने में वो डायरेक्टरशिप अचीव की, बहुत ही अच्छा लगा। तो ये बहुत ही मुझे खुशी होती है कि ये टीम वर्क ऐसा वर्क है जहाँ पे हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं तो बोलूंगी कि मैं सीढ़ी के बीच में खड़ी हूँ, ऊपर मेरे अपलाइन है, नीचे मेरे ग्रो लाइन है। अपलाइन मुझे अपने मोटिवेट करके ऊपर की ओर खींच रहे हैं और ग्रो लाइन मुझे मोटिवेट करके ऊपर ठेल रहे हैं। गिरने का कोई चांस ही नहीं है, मैं बढ़ती जा रही हूँ। और जहां तक मैं बोलूँ कि अपलाइन ऐसे, अगर भगवान का दूसरा रूप बोला जाए तो अपलाइन है, क्योंकि अपलाइन जो बोलते हैं वो होता है। मैं अनु सर ने मुझे बोला कि मैम प्लेटिनम हो जाएगा ना इस महीने, तो मुझे लगा था पता नहीं कैसे क्या होगा, लेकिन सही मायने में मेरा प्लेटिनम लॉक हो गया। श्याम सर ने बोला दीदी हो जाएगा, दीदी हो जाएगा, लेकिन सच में उनके बातों में वो एक वजन है। वो जब भी बोलते हैं हो जाएगा ना, तो पता नहीं सचमुच हो जाता है। अल्पना मैम ने मुझे बताया था कि श्याम सर जब भी बोलेंगे ना हो जाएगा तो हो जाएगा। ये बात मैं कंटिन्यूअस देख रही हूँ, कंटिन्यूअस देख रही हूँ। जिस बात के लिए मैं पूछती हूँ ना, सर बोलते हो जाएगा दीदी, घबराते क्यों हैं। और जब वो मुझे दीदी बोलते हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि उनकी 8 बहनें, लेकिन मैं बोलती हूँ कि मैं आपकी 9वीं बहन मैं हूँ, क्योंकि मेरा अपना कोई भाई नहीं है। तो जब वो मुझे दीदी पुकारते हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या, मुझे लगता है मुझे मेरा भाई ही है। तो जब भी कुछ होता है तो सर, मैं सर से बोलती हूँ। मैंने आज भी सुबह में सर से बात की, मैंने सर को बोला सर हो जाएगा ना, सर बोले हो जाएगा। तो ये चीज हमें बहुत अच्छा लगता है कि अपने अपलाइन को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी हमारे एक्टिव अपलाइन है, जो भी मुझे समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, मुझे उनका हाथ पकड़ के, यहाँ तक कि अपना बुद्धि तो लगाना ही नहीं है। ये मोदी केयर में ना अकल की जरूरत है ना शक्ल की जरूरत है, बस सिर्फ नकल की जरूरत है। जो अपलाइन मुझे बताते हैं मुझे सीखना है, उन पर सबमिशन कर देना है। वो जो भी बता रहे हैं कुछ नहीं पूछना है कि क्या करना, जो बोलते हैं जैसे बोलते हैं बस करते रहना है। जिस दिन अगर ये भाव सभी में आ जाएगा ना, तो सभी लोग सक्सेस करेंगे ही करेंगे, एकदम निश्चित है। तो मैं भी इसी तरीके से अपलाइन की बात मानकर कर रही हूँ। और जहां तक मैं बोलूं कि अपलाइन जो है कभी भी हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे, कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे, जो हमेशा चाहेंगे कि हम लोग का भला हो। तो मैं अपने जितने भी ग्रो लाइन है, अपलाइन है, मैं सबका बहुत ही ज्यादा दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, जिनके वजह से आज ये प्लेटिनम मैं अचीव की हूँ। मुझे पता ही नहीं चला, मैं जब ज्वाइन की थी मुझे नहीं समझ में आया था कि मैं इतना जल्दी, सब कुछ जीरो से ही हीरो बनता है, मैं भी जीरो पे थी, मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन करते 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 इतनी बड़ी टीम हो गई है। और मेरा पूरा दिल में ये विश्वास है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और अच्छा कर सकती हूँ और साथ में सबको लेके चल सकती हूँ। मैं बताना चाहूंगी, मैं 2020 तक जरूर क्राउन डायरेक्टर बन जाऊंगी। और मेरे साथ मेरे जितने भी ग्रो लाइन है सब प्लेटिनम तक जरूर पहुंच जाएंगे। मैं चाहती हूँ वो लोग भी प्रेसिडेंशियल क्राउन सब पहुंच जाए। ऐसा नहीं कि मैं पहुंच रही हूँ क्राउन तो लोग ना पहुंच, सबको पहुंचे। लेकिन हाँ, बस एक ही जो बात है कि अपलाइन की बात मानना। अगर अपलाइन का हाथ ना छोड़ा जाए तो निश्चित है कि कुछ बिना बुद्धि लगाए हम लोग धीरे धीरे इस पे बढ़ सकते हैं। और ये जो परिस्थिति की बात है, परिस्थिति कुछ भी नहीं होता। हम क्या थे, हम पढ़े लिखे थे कि नहीं, हम अनपढ़ हैं, गंवार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहां तक कि अनूप सर जो बोलते हैं वो बात मुझे बहुत अच्छा लगा। अनूप सर बोलते हैं कि जो फेंकोगे वो मिलेगा, और ये 100% सही है। मैंने भी जब से अनूप सर ने कहा, मैंने 1 लाख फेंकना शुरू किया है और मुझे पता है कि दिसंबर तक मैं 1 लाख कमा लूंगी सर। और मैं सबको बोलती हूँ, मेरे ग्रो लाइन में कभी कभी लोग निराश होकर बोलते हैं क्या पता होगा, हमले नहीं, मैं सबको बोलती हूँ कि नहीं, कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ मत बोलो, सिर्फ पॉजिटिव बोलो कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, और होगा ही, निश्चित है। दूसरी बात है कि जैसे सर बताते हैं कि अपनी चादर बड़ी करो, चादर बड़ी होंगे तो सपने बड़े होंगे, जब सपने बड़े होंगे तो एक्शन बड़े होंगे, और जब एक्शन बड़े होंगे तो सपने पूरे होंगे। तो जब सपने पूरे होंगे तो फिर कहना ही क्या है। तो अब क्या है कि चूंकि मेरे हस्बैंड इतना दिन बाहर रहे, रांची, कोलकाता, तो मैं और एक जिम्मेवारी निभाती निभाती देखा जाए तो हम लोगों ने लाइफ को कभी इंजॉय ही नहीं किया। तो अब मुझे वो टाइम मिला है कि मैं मोदी केयर से कमा कर मैं अपने पूरे परिवार को
फॉरेन ट्रिप पे ले जाऊं। वो दिली इच्छा है। क्या मुझे तो बात। बहुत बड़ी इच्छा है भी कि मुझे एक बड़ा फार्म हाउस मेरा हो, बहुत बड़ा सपना वाह। है, वो भी पूरा होगा। और दूसरी बात है कि मैं अपने बेटियों की शादी में फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं, ये मेरा अपना सपना है। मेरे मम्मी पापा को बेहतर जिंदगी दे सकूं, अपने सासू माँ को अच्छी जिंदगी दे सकूं, मेरे बच्चों की, मैंने कहने का मतलब है कि किसी को कोई कमी ना रहने पाए। एक और सपना है जो एक पहचान बनाने का, कि मैं जैसे लड़कियों का हाल होता है कि जब वो लोग बच्ची रहती हैं तो अपने पापा के नाम से जानी जाती हैं, शादी होती है तो हस्बैंड के नाम से जानी जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के नाम से जानी जाती है, लेकिन अपना कोई पहचान नहीं होता है। तो मुझे मोदी के आने का एक खास मकसद ये भी था कि मुझे मेरी पहचान मिले। जैसे मैम सुरेखा भार्गव मैम को लोग जानते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे सुभाषिनी सहाय के नाम से लोग जाने। ये मेरा बहुत बड़ा सपना है। तीसरी बात है सर कि एक मुझे सेवा करने का भी बहुत शौक है, ये मेरे पति को भी है। मेरे पति भी बहुत मतलब बहुत हम्बल हैं और किसी के बात में आ जाते उन्हें भी लगता है कुछ सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे तो पैसा लिमिट था, कुछ लोग आते थे, मदद तो हम लोग करते ही थे, लेकिन ये जो मोदी केयर का जो प्लेटफॉर्म मिला है, यहाँ पे मैं लोगों के घर में खुशियां ला सकती हूँ, सबके आर्थिक तंगी को दूर कर सकती हूँ, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकती हूँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि इसमें, इसीलिए मैंने खासकर इस प्लेटफॉर्म को चुना कि मेरे साथ जितने भी लोग हैं जिनके पास, यहाँ पर सही बात है, जैसे अगर जॉब में लोग जाते हैं तो उन्हें एक डिग्री की जरूरत होती है कि वो कुछ करेंगे, पढ़ाई लिखाई होगी तो उन्हें जॉब मिलेगा, उस पर भी इतना कंपटीशन है, उसमें भी लोग छट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन हमारा ये मोदी केयर का प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है कि यहाँ ना पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, ना ही आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ जरूरत है, जो भी बस आपको ज्वाइन करना है, आपको समझना है और अपने अपलाइन की बात माननी है बस। तो मैं इस प्लेटफॉर्म को बहुत ही मतलब मैं भगवान समझती हूँ। मोदी केयर मेरे लिए भगवान है और समीर मोदी सर में सचमुच मेरे भगवान, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया और इतना अच्छा तरीका बताया है किस तरीके से हम लोग ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपने सपने को पूरे कर सकते हैं। और मैं धीरे धीरे इसमें ग्रो कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं क्या बताऊं, मुझे जो अपना सपना मैंने बता नहीं सकती कि मेरे दिल में कितने सारे सपने हैं। और जैसा सर ने बताया है कि सपने लिखा कीजिए, सपने पूरे होते हैं, चाहे छोटे छोटे सपने ही क्यों ना हो। तो मैं सारे सपने लिखती हूँ, डेली लिखती हूँ, अपने बच्चों को बोलती हूँ तुम लोग भी लिखो। और मैं देख रही हूँ कि सही मायने में हमारे सपने धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं और बड़े बड़े सपने भी पूरे होंगे। मैं सबको एक बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, मैं एक घर खरीद के देना चाहती हूँ, कार खरीद के देना चाहती हूँ। तो क्या बताऊं सर, अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं, बस मुझे मोदी केयर करना है। और ये नहीं देखना है कि कल मेरी जिंदगी क्या थी, आज क्या है, बस मुझे ये देखना कि कल मुझे क्या करना है। और इसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है। मैं जब भी डेली मैं एक एम बनाती हूँ, एक छोटा सा टारगेट रखती हूँ कि आज मुझे ये करना है। और जब वो टारगेट पूरा हो जाता है तो मन में दुगना उत्साह जग जाता है, लगता है कि नहीं और मैं कर सकती हूँ। तो ये जो है, मैं अगर बोलूं तो मैं नई उम्र के लोगों की तरह मेरे मन में उत्साह है। जैसे कच्ची उम्र के लोगों का उत्साह होता है ना, ये करना वो करना, मेरा भी है। मैं जबकि इतनी उम्र की हो गई, मुझे लगता नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे अच्छा करना है, मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है, लोगों के घर में खुशियां देना है। तो मैं क्या बोलूं सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे मोदी केयर मेरे लिए क्या है। खासकर मेरे अपलाइन, मेरे ग्रोलाइन की वजह से मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन लोग के ना होते तो मैं ऐसा ना करती। ऐसा बहुत सारे नेटवर्क हैं जहाँ पे इस तरह का मतलब इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है, लेकिन यहाँ हमारे अपलाइन और ग्रोलाइन की अगर बात करूं तो सारे हीरे मोती जवाहरात जो बोलूं सब है। इसीलिए मुझे काम करना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हूँ सर। और मैं आज इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी, सॉरी सर। बस मैं यहीं पर अपने वचनों को विराम करती हूँ।